हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। माय नेम इज प्राची कौशिक। बेटा अभी हमने लास्ट वाले लेक्चर में जो हमारा जेनेटिक का था, प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशंस एंड इनहेरिटेंस, उसमें अभी हमने अपने 24 क्वेश्चन फिनिश किए थे। ठीक है, इसके अब जो भी आगे हमारे स्टार्ट होते हैं, जिसमें अभी हमारे क्रॉसेज हैं, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस और पेलियोट्रॉपी है। ठीक है, और हमारा कौन कौन से मतलब क्या क्या इसकी रेशियो आती है मोनोहाइब्रिड में या डाईहाइब्रिड में, F1 जनरेशन F2 जनरेशन में क्या क्या रेशियो है, तो उसके रिगार्डिंग हम यहाँ पे आज क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। क्लियर? तो 25 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं फर्स्ट जो 25 क्वेश्चन जो होता है हमारा, वो क्या कहता है, मैचिंग का क्वेश्चन है। क्या है देखिए, मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम द गिवन कोड। ठीक है, आपको यहाँ पे कॉलम 1 एंड कॉलम 2 दे रखे हैं, इसमें आपको करेक्शंस मतलब मैचिंग करनी है। तो डाईहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में क्या आ जाएगा, जैसे अगर आप डाईहाइब्रिड जो क्रॉसेज होते हैं, मतलब यहाँ पे ऐसा क्रॉसेज आएगा। ठीक है, नॉर्मली ऐसा टेस्ट क्रॉस नहीं है, डाईहाइब्रिड ओनली क्रॉस में। तो जब डाईहाइब्रिड क्रॉसेज होते हैं तो आपका उसकी जो रेशियो होती है वो क्या होती है, आपको पता है, ऐसा 9:3:3:1। अगर आपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस पढ़े होंगे तो उसमें आपने क्या पढ़ा है, 3:1 पढ़ी है मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, और यहाँ पे क्या होती है हमारी 9:3:3:1। ठीक है, तो इसकी मैचिंग तो यहाँ पे सिमिलर ही हो गई। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, लॉ ऑफ सेग्रीगेशंस। लॉ ऑफ सेग्रीगेशंस क्या है, ये मेंडल्स का लॉ है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, है ना। इसको क्या बोलते हैं, प्योरिटीज ऑफ गैमेट्स ही बोलते हैं। तो इसमें हमारा जो होगा फोर्थ ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अगर आपने लेक्चर देखे हो, अगर आपने उसमें पढ़ा हो, तो मैंने आपको उसमें ट्रिक बताई थी। क्या ट्रिक थी, मैंने आपको बताया था बेटा, जो आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस होगा ना, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मैंने आपको बताया था वो सिमिलर होगा किसमें, आपके SM करके। ठीक है, जो आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन वाला था। क्या था आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन वाला जो था, तो मैंने आपको बताया था आपको याद रखना है यहाँ पे MS में, मतलब MS धोनी से याद रखना है। ठीक है, एक हमने पढ़ा था यहाँ पे डाईहाइब्रिड क्रॉस। तो जो डाईहाइब्रिड क्रॉस था उसमें हमने क्या पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था यहाँ पे I मतलब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात कर रहा है। तो इसको हमने कैसे देखा था, एक ट्रिक के थ्रू, DI देखा था। मैंने आपको बताया था डेटा इंटरप्रिटेशन से आप लोग याद रखना। ठीक है, तो ये DI, तो यहाँ पे क्या हो गया, इसमें लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है वो हमारा डाईहाइब्रिड हो गया। तो इसकी मैचिंग जो होगी, सी का क्या हो गया आपका सेकंड वाला। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या आता है, ABO ब्लड ग्रुप इन मैन। जो ब्लड ग्रुप होते हैं ABO में, वो किसका एग्जाम्पल है, तो वो एग्जाम्पल है मल्टीपल एलिज्म का। ये भी करेक्ट हो गया। ठीक है, अभी देखते हैं किस, ये मतलब हमारा फिफ्थ वाला पॉइंट आ गया, डी वाला फिफ्थ में आ गया। ठीक है, अब देखते हैं मैचिंग कौन सी है। ए का हमारा फर्स्ट, तो ए का यहाँ पे हमारा थर्ड आता है। यहाँ पे इसमें थर्ड की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, कि डाईहाइब्रिड क्रॉस आपका 1:1 रेशियो में आ रहा है, तो यहाँ पे आप इसको कंसीडर नहीं करोगे। ठीक है, अगर हम फिनोटाइपिक की बात करते हैं तब आप इसमें कंसीडर कर सकते हो, जीनोटाइपिक की बात करेंगे तब आप इसमें कंसीडर कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे फिनोटाइपिक को हम लेके चल रहे हैं तो 9:3:1 में ले रहे हैं। तो यहाँ पे ए का 1 हो गया हमारा, बी का हमारा क्या हो गया बेटा, बी का हमारा 4 आ गया, ये ठीक है हमारा। सी का हमारा क्या है, सी का हमारा यहाँ पे सेकंड हो गया, ये भी करेक्ट है। एंड नेक्स्ट लास्ट हमारा क्या है, डी का हमारा फिफ्थ है, तो ये हो गया। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन होगा वो बी इज करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखिए 26 में क्या कहते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट्स कैन बी प्रोड्यूस बाय अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म हु इज हेटेरोजाइगस फॉर 4 लॉकी। मतलब जो एक कितने टाइप्स ऑफ गैमेट प्रोड्यूस होंगे कैसा डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में, हु इज हेटेरोजाइगस, जो कि कैसा हेटेरोजाइगस, हमने होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस की कंडीशंस पढ़ी थी। तो इसमें आप यहाँ पे सिंपल से एक फॉर्मूला है, ये वाला ध्यान रखना। आपको क्या रखना है, यहाँ पे नंबर ऑफ गैमेट्स, जैसे अब आपको नंबर ऑफ यहाँ पे गैमेट्स अगर हाउ मेनी टाइप्स निकालने हैं ना, तो यहाँ पे आपने निकालना है नंबर्स ऑफ गैमेट्स। ठीक है, तो ये वाला आप फॉर्मूला इसमें कैसे लगाओगे, 2 की पावर यहाँ पे आप लगा दोगे n। क्या लगा दोगे, डिप्लॉयड की बात हो रही है तो 2 की पावर n आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा n इक्वल हमारा यहाँ पे कितना दे रखा है, ये 4 लॉकी दे रखा है ना, तो n इक्वल 4 हो गया। तो अब इसको 2 में 2 की पावर 4 कर दो। तो जब इसको आपको करोगे 2 × 2 × 2 × करके ऐसे करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 2 = 4। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 4, मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। ये हमारा कितना हो गया, 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 2 = 16। तो टोटल हो गया हमारा यहाँ पे 16। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 16 आंसर इज करेक्ट। क्लियर? तो 26 का हमारा सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या आता है, व्हेन 2 पेयर्स ऑफ ट्रेट्स आर कंबाइंड इन अ हाइब्रिड, segregations of one pair of characters is independent of the other pair of characters। मतलब अगर आपने क्रॉसेस पढ़े हैं और आपने उसकी डेफिनेशंस देखी है, तब आप ही क्रॉस के पॉइंट्स को आप सॉल्व कर पाओगे। वो कह रहे हैं 2 पेयर्स ऑफ ट्रेट्स हैं। 2 पेयर्स ऑफ ट्रेट्स की अगर बात करता है, अगर हमने मोनोहाइब्रिड की बात करी तो हमने उसमें मतलब सिंगल लिया था, सिंगल पेयर लिए थे। सिंगल पेयर कैसे लिए थे,
उसमें हमने लिया था यहाँ पे इस तरीके से कि एक तो टॉल टॉल लिए थे और एक हमने मतलब प्योर टॉल बोलो और प्योर डॉर्फ बोल सकते हो आप। तो ये तो सिंगल कैरेक्टर्स हैं बेटा। अगर मैं डाई की बात करूँ मतलब 2 पेयर्स की बात करूँ तो 2 पेयर्स में क्या था, 2 पेयर्स में था आपका राउंड येलो एंड एक सेकेंड वाला था आपका रिंकल ग्रीन, यही था आपका। ठीक है, तो ये क्या है आपका, ये 2 पेयर स्टेट्स हैं कंबाइंड इन अ हाइब्रिड सेग्रीगेशंस हो गए। 1 पेयर ऑफ द कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट टू अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर, एक अदर जो कैरेक्टर्स है वो इंडिपेंडेंट है अदर कैरेक्टर से। दिस स्टेटमेंट एक्सप्लेन विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज प्रिंसिपल ऑफ मैंडल, वो कौन सा लॉज है। तो आपको समझ में आ गया, पहली बात तो इस बात से समझ में आ गया कि वो 2 पेयर्स के फॉर्म में ये होगा, तो ये होगा तो क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर, ये तो कोई प्रिंसिपल नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस ये भी नहीं आएगा इसमें। लॉ ऑफ सेग्रीगेशंस ये भी नहीं है, क्योंकि ये किसके लिए फॉलो करता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए। नेक्स्ट बस है हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर, तो 27 का जो है हमारा डी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। रीजन क्यों है हमने देख लिया यहाँ पे क्यों करेक्ट है। नेक्स्ट आइए, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ। अब जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है वो कैसे आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, किसके थ्रू आप उसे एक्सप्लेन कर सकते हो, डाई हाइब्रिड क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस बिल्कुल अलग क्रॉस होता है, इससे कोई रिलेट नहीं है, और टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस भी आपस में क्या है, ये दोनों ही क्या है, एक अलग है। ठीक है, बचता क्या है आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस, अभी मैंने आपको बताया वही DI करके, DI याद रखना। ठीक है, डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया यहाँ पे DI, तो ये भी क्या हो गया हमारा डाई हाइब्रिड क्रॉस से रिसेंबल करेगा, आप इससे इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, तो 28 का A ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 29 क्या कहते हैं यहाँ पे, मैंडल्स वर्क वॉज रीडिस्कवर्ड बाय 3 साइंटिस्ट इन अ ईयर। बेटा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। एक तो आपसे पूछ सकता है जो मैंडल्स ने जो डिस्कवरी की थी वो किस ईयर में की थी, उसके बाद जो उनकी जो डिस्कवरी है वो किस मतलब जो रीडिस्कवरी है वो किस ईयर में हुई थी। ठीक है, मैंडल ने तो अपना यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था, अब एज अ जीन फैक्टर पे दिया था। ठीक है, बट उसके बाद और जो 3 साइंटिस्ट आए थे वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है क्वेश्चन, आप इसको ध्यान से रखिएगा। ठीक है, तो देखिए क्या है, मैंडल्स वर्क्स वाज रीडिस्कवर्ड बाय द 3 साइंटिस्ट इन द ईयर, किस ईयर में किया था, 1865 में किया था, यहाँ पे 1900 में किया था, या 1910 में किया था, या 1920 में किया था। तो आप क्या बताओगे यहाँ पे 1900 में किया था। ठीक है, 1900 में किया था ये। क्लियर है, तो 29 का आपका क्या है, बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, विच 3 साइंटिस्ट इंडिपेंडेंटली डिस्कवर्ड मैंडल्स वर्क। आप इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है और बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। क्या है मतलब कौन से 3 साइंटिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने रीडिस्कवरी की है किसकी, मैंडल्स की वर्क की। तो एवरी, मैक्लिऑड, एमकार्टी, सटन, मॉर्गन एंड ब्रिजेस, एंड बैटसन, पुनेट एंड ब्रिज, उसके बाद डिवेरिस, कॉरेंस एंड टेशमार्क्स। तो बेटा यहाँ पे इसमें टेशमार्क्स आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे डी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। आपको तीनों साइंटिस्ट के नाम याद रखनी है, डिवेरिस, कॉरेंस और टेशमार्क। क्लियर है, तो ये क्या है, ये रीडिस्कवर्ड है मैंडल्स के वर्क के, ये 3 साइंटिस्ट के नाम हैं जिन्होंने दोबारा से डिस्कवरी की थी इसके बारे में। आपने इसमें यहाँ पे पढ़ा भी होगा कि इन्होंने किसके बारे में बताया था, इन्होंने क्रोमोसोम के बारे में बताया था, क्योंकि उसी टाइम पे पता चल गया था कि किस टाइप से जो सेल में डिवीजन होता है और जो क्रोमोसोम होते हैं वो सेग्रीगेट हो जाते हैं। बट जो मैंडल्स उन्होंने जीन के बारे में बताया था बस। ठीक है, ये चीज़ थी इसमें। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट में क्या है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज गिवन बाय। जो क्रोमोसोमल थ्योरी इनहेरिटेंस है वो किसके थ्रू दी गई है, मॉर्गन एट ऑल के थ्रू दी गई है, या फिर सटन एंड बॉबेरी के थ्रू दी गई है, ह्यूगो डिवेरिस के थ्रू दी गई है, या ग्रेगर जॉन मैंडल के थ्रू दी गई है। तो बेटा ये सटन एंड बॉबेरी के थ्रू प्रपोज की गई है, कौन, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 32 क्वेश्चन में क्या आता है, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशंस ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज डन बाय। अभी तो हमने पढ़ा कि क्रोमोसोमल थ्योरी किसने दी थी, तो वो तो दी थी आपकी सटन एंड बॉबेरी ने, लेकिन उसमें बोल रहा है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, इसमें एक्सपेरिमेंट करके उसको वेरीफाई किसने किया था, तो वो किस साइंटिस्ट ने किया था, सटन एंड बॉबेरी ने किया था, मॉर्गन एट ऑल ने किया था, हैंकी ने किया था, और कार्ल कॉरेंस। तो यहाँ पे क्या आएगा, मॉर्गन्स एट ऑल। मॉर्गन्स एट ऑल मतलब जो उनके जो आगे जो कोवर्कर्स वगैरह थे उनके साथ में इन लोगों ने किया था। ठीक है, मॉर्गन ने किया था, बाकी के जो इनके और जो सारे काम करने वाले थे साथ में उन लोगों ने भी किया था। ठीक है, तो 32 का जो होगा वो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है आपका फिर से मैचिंग आता है, मैच द कॉलम 1 विद द कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम द गिवन कोड्स। देखिए कॉलम 1 में क्या कहता है, मल्टीपल एलिज्म। अभी हमने पढ़ा मल्टीपल एलिज्म किसका एग्जांपल होता है, ब्लड ग्रुप का। तो आ जाओ इस पे, ह्यूमन ब्लड ग्रुप पे, तो यहाँ पे ए का क्या हो जाएगा, 3rd हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। मैंने आपको बोला था ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको ध्यान रखना कि बैक क्रॉस का जब हम F1 हाइब्रिड के साथ क्रॉस कराते हैं तो वो हमेशा कैसा होता है, वो हमेशा बेटा आपका
मतलब जैसे अगर सपोज आपका कैपिटल टी, जैसे ये था आपका कैपिटल टी टी, एक स्मॉल टी टी, ये था, जब आपने इस यहाँ पे क्रॉस कराया तो ये आ गया, ये हमारा F1 जनरेशन का आया, ठीक है। अगर मैं F1 जनरेशन की बात करती हूँ तो F1 जनरेशन किसके साथ हाइब्रिड यहाँ पे क्रॉस करेगा, किसके साथ क्रॉस करता है? अगर बैक क्रॉस की बात करते हैं तो यहाँ पे ये कैपिटल टी डी के साथ करता है, मतलब एज अ होमोजाइगस है, ठीक है। होमोजाइगस कैसा है आपका, ये डोमिनेंट केस में है। इसके बाद अगर ये तो बैक क्रॉस का हो गया, तो देखो इसमें यहाँ कैपिटल टी टी है और यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, ये F1 जनरेशन से आया जब इसमें क्रॉसिंग हुई, और जब इसी के बीच फिर आगे हाइब्रिड कराया तो कैपिटल टी टी के साथ क्रॉस कराया, ठीक है। तो ये बैक क्रॉस का सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर टेस्ट क्रॉस की बात करते हैं तो यहीं पे सेम इसके साथ ही ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी है, इसके साथ किसका क्रॉस कराते हैं, इसके साथ क्रॉस कराते हैं हमेशा जो रेसेसिव केस होता है, ठीक है, रेसेसिव केस के साथ कराते हैं, स्मॉल टी टी के साथ कराते हैं। तो ये डोमिनेंट आएगा और जबकि ये वाला रेसेसिव आएगा, तो ये क्या आ जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। आप इसको ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सी का जो होगा वो 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में होती है? नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशंस के बीच में होगी, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, जो क्रोमेटिड होंगे उन्हीं के बीच में तो क्रॉसिंग ओवर होता है, जब हमने सेल डिवीजन में पढ़ा था, ठीक है, इसके बीच होगा। रिकॉम्बिनेशंस किसके बीच होगा? जो नॉन पेरेंटल जीन्स होंगे, जो रिकॉम्बिनेशंस होता है वो किसके बीच में होता है? जो नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशंस के बीच में होता है, ठीक है। तो इसकी मैचिंग देख लीजिए क्या है। ए का हमारा क्या है? थर्ड, ए का थर्ड है, ठीक है। सी, बी का हमारा क्या है? बी का हमारा क्या है? यहाँ पे फर्स्ट आ रहा है, तो ये ए ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ए का थर्ड आ रहा है, बी का हमारा सेकंड आ रहा है, ठीक है, और सी का हमारा फर्स्ट आ रहा है, ये भी करेक्ट है। डी का हमारा बेटा 5 आ रहा है, ये भी करेक्ट है, एंड ई का हमारा 4th आ रहा है, तो ये भी करेक्ट है। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसमें आगे देखो, यहाँ पे यहाँ तक तो ठीक है, आपका ABC वाला तो ठीक है सी ऑप्शन में, लेकिन आपका डी और बी में आपका इंटरचेंज कर दिया तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। और इसमें डी में क्या कह रहा है? ए का 4th कह रहा है, तो 4th तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती इसकी, तो ये दोनों ही इनकरेक्ट हो जाएंगे, तो इसका आंसर जो होगा वो बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए 34 में क्या आता है? Depending upon the distance between the two genes, which is inversely proportional to the strength of linkage, and crossovers will vary from, मतलब जो यहाँ पे जो डिस्टेंस होती है टू जीन्स की वो किस पे डिपेंड करती है? वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जैसे अगर मैं यहाँ पे बताऊँ, मैं इसमें यहाँ पे लिख रही हूँ, देखो क्या है यहाँ पे? डिस्टेंस बिटवीन टू जीन की डिस्टेंस है वो क्या है आपके यहाँ पे? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। किसमें? प्रोपोर्शनल द स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज, ठीक है। किसके बीच में? जो स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज है, स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज, ठीक है, इसके बीच की। अब देखिए अभी क्या कहता है यहाँ पे? क्रॉस ओवर विल वेराई फ्रॉम, वो वेराई करती है। 50-100% आएगा, 0 to 50% आएगा, 70 to 100% आएगा, और 100 to 50%। अच्छा, मैंने यहाँ पे इसमें आपको कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, इस पॉइंट्स को फटाफट से हम यहाँ पे देखो समझते हैं। फर्स्ट क्या कहता है? द फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स डिटरमाइन बोथ द स्ट्रेंथ ऑफ द लिंकेज एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्रॉसिंग ओवर बिटवीन द टू जीन्स। जो फिजिकल जो डिस्टेंस होती है टू जीन्स की, वो किसको डिटरमाइन करती है? वो दो चीज़ को डिटरमाइन करती है। एक तो क्या, एक तो स्ट्रेंथ को करती है, स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज की स्ट्रेंथ, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, जो कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्रॉसिंग ओवर, और जो फ्रीक्वेंसी है क्रॉसिंग ओवर की, जो जीन्स की जो फ्रीक्वेंसी है उसको भी क्या करती है? उसको भी डिटरमाइन करेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? द स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज इंक्रीज विल द क्लोजनेस ऑफ द टू जीन। जब दो जीन्स के बीच की क्लोजनेस हो जाएगी, जैसे सपोज अगर ये ज़्यादा क्लोज हो गए तो इनकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी ना, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर डायरेक्टली होते तो इक्वल होता। अगर सपोज यहाँ पे ये जो दो जीन है इस तरीके से, ये यहाँ पे दो जीन्स हो गए, ठीक है। अब इनके जो बीच की यहाँ पे जो डिस्टेंस है ये बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो गई, तो इनके बीच का जो लिंकेज जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, ऑन द अदर हैंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्रॉसिंग ओवर इंक्रीज विद द इंक्रीज द फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन्स। सेम बात वही कह रहा है कि जब दोनों जीन्स के बीच की डिस्टेंस अगर क्लोजनेस हो जाएगी, ज़्यादा मतलब कम हो जाएगी, तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे? तो जो इसमें जो फ्रीक्वेंसी है क्रॉसिंग ओवर की, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ द टू जीन्स की, वो भी कैसी हो जाएगी? हाई हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों परसेंट होगी, और तो दोनों बात होगी, तो क्या होगी आप बताओगे यहाँ पे कि 0 to 50%, मतलब 50% पे डिपेंड करता है। ना तो कोई 50-100 का कोई रोल नहीं है, 70-100 का नहीं है, 100-150 का तो कोई रोल ही नहीं बैठता, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? 0 to 50% का बैठेगा, तो इसमें आंसर जो होगा वो 34 का 20 करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या आता है?
Refer to the given figure across A and cross B, thus select the correct statement regarding them. यहाँ पे क्रॉस A क्रॉस B, आप इस डायग्राम को देख के समझ ही गए होंगे। डायग्राम आपका किसका है, एनसीईआरटी वाला ही है, ठीक है, जिसमें हमने यहाँ पे क्रॉसेस A पढ़े थे, क्रॉस B पढ़ा था। इसमें आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये फीमेल वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला आपको मेल वाला पार्ट दिख रहा है, ठीक है, ये फीमेल हो गया। सेम एज ये भी क्या हो गया, ये भी फीमेल वाला पार्ट हो गया और ये यहाँ पे ये मेल वाला पार्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है यहाँ पे, येलो व्हाइट हो गया, वाइल्ड टाइप हो गया, ये येलो व्हाइट एंड ये वाइल्ड टाइप। अब दोनों में क्या बात है, इन अ क्रॉस the strength of the linkage between genes Y and W, Y और जो W, ये जो Y और जो W है, is higher than the cross B, W and M। मतलब इनमें जो लिंकेज की जो स्ट्रेंथ है वो हायर है कंपैरिजन टू दिस, ठीक है। आपने इसका रेशियो भी पढ़ा होगा कि यहाँ पे आपका क्या है कि 97.5 समथिंग कुछ आया या 97.3 समथिंग कुछ आया, जबकि इसमें यहाँ पे हमारा क्या था कि केवल 13 पॉइंट समथिंग कुछ था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इन अ क्रॉस ए द स्ट्रेंथ ऑफ द लिंकेज बिटवीन द जीन Y एंड W इज लेसर देन द क्रॉस B जीन्स के W एंड M के, ठीक है। बोथ क्रॉस A जीन्स Y एंड W क्रॉस B हैव द सेम स्ट्रेंथ ऑफ द लिंकेज, दोनों के लिंकेज की स्ट्रेंथ जो कि सेम हो गया, ऐसा तो नहीं होगा जब दोनों के बीच में क्रॉसिंग हो रही है। नेक्स्ट, द परसेंटेज ऑफ द रिकॉम्बिनेंट्स प्रोड्यूस इन अ क्रॉस A इज हायर देन द क्रॉस B। तो इसमें जो आपका ऑप्शन जो होगा ना, वो इसको ए वाला ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो स्ट्रेंथ ऑफ द लिंकेज की जो है क्रॉस ए वाले सेक्शन की, वो क्या है, वो WYG जो है वो हायर है कंपैरिजन टू इस बी वाले की, W और M की, ठीक है। तो इसमें ए जो ऑप्शन होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 36 में क्या आता है, व्हाट इज द ट्रू अबाउट द क्रॉसिंग ओवर बिटवीन। क्रॉसिंग ओवर बिटवीन के बीच में यहाँ पे हमारा कौन सा स्टेटमेंट हमारा ट्रू है, नो क्रॉसिंग ओवर एट ऑल, कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होता, हाई परसेंटेज ऑफ द क्रॉसिंग ओवर होता है, हार्डली एनी क्रॉसिंग ओवर, नन ऑफ दीज। उसमें क्या जाएगा, हार्डली एनी क्रॉसिंग ओवर हार्डली हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट 37 में क्या था, द डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स इज मेजर्ड बाय, अब जो हम देख रहे थे कि जो टू जीन्स की जो डिस्टेंस है वो किसके थ्रू मेजर्ड होगी, एंगस्ट्रॉम के थ्रू होगी, मैप यूनिट के थ्रू होगी, डॉप्सन यूनिट होगी, मिलीमीटर। अब मिलीमीटर और एंगस्ट्रॉम के थ्रू तो हो नहीं सकती। अब डॉप्सन यूनिट बचा, डॉप्सन यूनिट में आपने यहाँ पे वो पढ़ा होगा ओजोन लेयर, तो उसको मेजर तो वो करते हैं, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट बचा हमारा लास्ट मैप यूनिट, तो यहाँ पे यही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 38 में क्या कहता है, इन अ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, पॉलीजेनिक जो इनहेरिटेंस होता है उसमें क्या होता है, मेनी जीन्स गवर्न अ सिंगल कैरेक्टर्स। पॉलीजेनिक देखिए नेम से ही क्लियर है, पॉली मीन्स मैनी और जेनिक मतलब जीन्स, तो मेनी जीन्स जो होते हैं वो सिंगल जीन्स को, सिंगल कैरेक्टर्स को क्या करते हैं, गवर्न करते हैं। इसमें यही ऑप्शन हमारा जो है करेक्ट है, ए। हेटेरोजाइगस ऑर्गेनिज्म एक्सप्रेस ओनली वन एलीलीज। अब खुद सोचो ना, हेटेरोजाइगस जो होगा वो कैसे एक एलीलीज को कैसे एक्सप्रेस कर सकता है, वन एलीली को, जैसे कैपिटल T स्मॉल t हो गया, तो एक को तो एक्सप्रेस नहीं कर सकता, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। हेटेरोजाइगस ऑर्गेनिज्म एक्सप्रेस बोथ एलीलीज, दोनों को एक्सप्रेस नहीं करेगा क्योंकि जो डोमिनेंट फॉर्म में होगा मोस्ट ऑफ उसकी कैरेक्टर वो होगा, लेकिन इसको भी तो कहीं ना कहीं करेगा, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। अ सिंगल जीन इन्फ्लुएंस अ मैनी कैरेक्टर, एक सिंगल जीन एक काफी कैरेक्टर्स को, मैनी कैरेक्टर्स को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। मैनी जीन्स बहुत सारे जीन्स, वन अ सिंगल कैरेक्टर्स, एक सिंगल कैरेक्टर्स को गवर्न कर सकते हैं, क्लियर। तो 38 का जो होगा हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा, वही हमारी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है। 39 क्वेश्चन देखते हैं हमारे क्या कहते हैं बेटा, व्हाट प्रोपोर्शंस ऑफ द ऑफस्प्रिंग ऑब्टेन फ्रॉम अ क्रॉस AABBCC, मतलब ये हमारा कैसा है, कैपिटल फॉर्म में है, और ये कि देखो कैसा है, किसके साथ क्रॉस करा है, कैपिटल A स्मॉल a, कैपिटल B स्मॉल b, कैपिटल C स्मॉल c, विल बी कंप्लीटली हेटेरोजाइगस फॉर ऑल द जीन्स सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली। अब इसको क्रॉस करके देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो अगर थोड़ा अच्छे लेवल पे क्वेश्चन बना तो आपका बन सकता है। कैपिटल AA, कैपिटल BB और कैपिटल CC, ठीक है, और कैपिटल A स्मॉल a, कैपिटल B स्मॉल b, कैपिटल C स्मॉल c, इनके बीच में पे क्रॉस कराया। अब इसमें हम देखते हैं कि जो हमारा कैपिटल A प्लस कैपिटल A स्मॉल a, मैं यहाँ पे अभी दो का क्रॉस करा रही हूँ, ठीक है। इसका जब हम क्रॉस कराते हैं तो 1/2 क्या आता है हमारा, कैपिटल A आ जाएगा, एक क्रॉस यहाँ पे आप कराओ, उसको क्या हो जाएगा 1/2 कैपिटल A स्मॉल a, ठीक है। नेक्स्ट एक केस हो गया हमारा, एक हम ले लेते हैं यहाँ पे कैपिटल BB और एक कैपिटल B स्मॉल b, एक तो मैंने ये वाला लिया है अब, और अब मैंने एक ये वाला लिया है, ठीक है। अब इसके बीच में जब क्रॉसिंग कराते हैं तो क्या होता है, देखो 1/2 कैपिटल BB और इसके बीच में क्रॉस कराया तो क्या आया 1/2 कैपिटल B स्मॉल b, ठीक है। अब मैं केस ले रही हूँ यहाँ पे कैपिटल C स्मॉल c वाला, तो यहाँ पे मैंने लिया कैपिटल C क्रॉसिंग कराई, मतलब इनके बीच यहाँ पे प्लस ही यहाँ पे क्रॉस करा रहे हैं, ठीक है, कैपिटल C स्मॉल c। अब इनके बीच में क्रॉस कराओगे तो देखो क्या आएगा, अच्छा यहाँ पे भी सेम ही आ जाएगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे आ गया हमारा 1/2 कैपिटल CC सेम एज 1/2 कैपिटल C स्मॉल c। तो आप जब इनको मतलब मल्टीपल करके देखते हो तो यहाँ पे आप इसको एक कंसीडर करोगे, मतलब 1/2 तो 1/2 और 1/2 मतलब तीनों एक जैसे ही शो हो रहे हैं, ठीक है, तो इस तरीके से तो 1/2 इंटू 1/2 और इंटू 1/2 ये 2 है आपका, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2 2 4 4 2 8, तो टोटल यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसमें जो आएगा आपका यहाँ पे 1/8 यहाँ पे
जो होंगे वो हेटेरोजाइगस हमारे फॉर्म में कंप्लीटली फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। तो 1/8 हमारे ये फॉर्म हो गए। 1/4 नहीं आएगा, 1/2 नहीं आएगा, 1/16 नहीं आएगा, तो कितना आ जाएगा 1/8 क्लियर। तो 39 का ए ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या था 39 का 40 क्वेश्चन देखते हैं। अब पेलियोट्रोपिक जीन्स में क्या आता है, कंट्रोल अ ट्रेड्स ओनली इन अ कॉम्बिनेशंस विद अनदर जीन्स, केवल उन जीन्स को कंट्रोल करना, केवल उन ट्रेड्स को कंट्रोल करना जो कि कॉम्बिनेशंस होते हैं अनदर जीन्स के साथ, नहीं। कंट्रोल्स मल्टीपल ट्रेड्स इन एन इंडिविजुअल्स, पेलियोट्रोपिक में क्या होता है, कंट्रोल करता है, क्या करता है, मैनी ट्रेड्स, मल्टीपल ट्रेड्स होते हैं उनको इंडिविजुअल्स में, बहुत सारे इंडिविजुअल्स में अलग अलग मल्टीपल ट्रेड्स होते हैं उनको कंट्रोल करना। नेक्स्ट, इज एक्सप्रेस्ड ओनली इन द प्रिमिटिव प्लांट्स में एक्सप्रेस्ड होते हैं, नो। इज अ जीन इवॉल्व ड्यूरिंग द पेलियोसीन स्टेजेस में होती है, ये भी नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन भी नहीं, तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा बचता है, बी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा, ठीक है। 40 का बी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या आता है, द जीन डिसऑर्डर फिनाइलक्यूटिनेरिया, PKU के नाम से इसमें आपने पढ़ा है, जब जेनेटिक डिसऑर्डर पढ़े हैं, इज एन एग्जांपल ऑफ, किसका एग्जांपल है, मल्टीपल एलिज्म का, ये एग्जांपल नहीं होगा, ये किसका होगा, ब्लड ग्रुप का एग्जांपल होगा। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ये भी नहीं होगा, इसमें भी हमने पढ़ लिया कि मैनी जीन्स होंगे वो एक्सप्रेस करेंगे, गवर्न करेंगे ओनली सिंगल ट्रेड्स को। मल्टीपल फैक्टर्स, ये भी नहीं होंगे, बचा हमारा पेलियोट्रोपी, तो यही हमारा 41 का डी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 42 में क्या आता है, व्हेन अ सिंगल जीन इन्फ्लुएंस मोर देन 1 ट्रेड्स, अभी बड़ा हमने सिंगल जीन जो है वो इन्फ्लुएंस करता है मोर देन 1 ट्रेड्स को, इट्स कॉल्ड सूडो डोमिनेंस, नो। पेलियोट्रोपी या एपिस्टैटिस, तो बेटा पेलियोट्रोपी होगा, ठीक है। जो सिंगल जीन होगा इन्फ्लुएंस करेगा मोर देन 1 ट्रेड्स को, इट्स कॉल्ड पेलियोट्रोपी, यहाँ पे ये भी नहीं होगा, ठीक है। एपिस्टैटिस भी होगा, नन ऑफ दिस भी नहीं बनता यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए 43 में क्या आता है, पेलियोट्रोपिक जीन्स में क्या होता है आपके यहाँ पे, रिप्रेस्ड फिनोटाइप होंगे, हिडन फिनोटाइप होंगे, मल्टीपल फिनोटाइप होंगे, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो आप इसमें क्या बताओगे, मल्टीपल फिनोटाइप होंगे, क्या होंगे, मल्टीपल फिनोटाइप होंगे, क्लियर। तो यहाँ पे अभी हमने अपने 43 क्वेश्चन फिनिश किए, ठीक है। इसके आगे जितने भी हमारे क्वेश्चंस, जो भी हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा म्यूटेशन होगा। उसके बाद हमने कुछ एक पेडिग्री एनालिसिस के, हमने एक अपना जब लेक्चर किया था तब हमसे बहुत सारे न्यूमेरिकल करे थे, सेम एज यहाँ पे भी अभी हम उसी टाइप के न्यूमेरिकल्स करेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब आपने एक CBSE ने अपना एक पूरा पैटर्न दिया है कि वो किस पैटर्न पे अपना एक टेस्ट लेने वाले हैं, तो उसमें बेटा आपको एक पेडिग्री एनालिसिस का एक न्यूमेरिकल जरूर मिला है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।